स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन शब्द आपने सुना होगा कि माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है। तो माइग्रेशन रिलेट करता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो माइग्रेशन कई टाइप का होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इसको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए किसी देश की सरकार को, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जो लोग भी किसी भी जगह पे रहते हैं उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना लेते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, बदल देते हैं। बट मैन इज नॉट द स्लेव ऑफ हिज इन्वायरमेंट, लेकिन कभी गुलाम नहीं रहा इंसान अपने इन्वायरमेंट का। He has proved an important factor in shaping his environment according to the needs and in changing the condition of life in his favor. इंसान ने इस चीज को प्रूव किया है कि इंसान ने वातावरण को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है, अपनी जिंदगी के हिसाब से, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। With the development of technology, man has been able to overcome the limitation put by natural environment. प्राकृतिक तौर पे जो रुकावटें आती हैं, तो तकनीकी विकास से, मॉडर्नाइजेशन से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से उसने उस बाधा को पार किया है। जैसे पहले रिवर थी, तो रिवर एक बैरियर था एक लैंड सरफेस से दूसरे लैंड सरफेस पे जाने के लिए, लेकिन नाव बनी और लोगों ने उसको भी पार किया। अब तो ब्रिज है, गाड़ियां हैं और हवाई जहाज। पीपल माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। बहुत सारी वजह है जिस वजह के से लोग एक जगह से दूसरी जगह, खास तौर से नगर की तरफ, खास तौर से मार्केट एरिया, शहरों की तरफ, इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ लोग मूव करते हैं, ताकि जो कुछ भी उनकी जरूरतें हैं वो उसको पूरा कर सकें। These factors are family ties, better employment opportunities, wars, overpopulation, suitable climate, education, healthcare facility, and to raise the standard of living. बहुत सारी ऐसी वजह है जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। क्या फैक्टर्स हैं ये? फैमिली टाइप्स, परिवार के लिए फैमिली टाइप्स की वजह से कि भाई हमारे जानने वाले यहाँ रहते हैं तो हम भी वहां जाके बस जाएंगे। एक अच्छा रोजगार के मौके के लिए, या कभी कोई जंग वगैरह हो जाती है तो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है कोई एरिया तो वहां से निकलना पड़ता है। सुटेबल क्लाइमेट, ऐसी जगह जाके इंसान बसना चाहता है जहां पे कि क्लाइमेट, मौसम अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी मिले, या फिर अपनी जिंदगी के जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको बेहतर बनाने के लिए इन सारी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। अब यहाँ पे मेनली हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेशन का अर्थ क्या है? तो माइग्रेशन इज द परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ ए पर्सन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस। क्या कह रहा है? माइग्रेशन जो है वो परमानेंट है, यानी स्थायी तौर पे, या अस्थायी तौर पे, यानी कुछ मौके के लिए एक व्यक्ति क्या करता है, अपने रहने की जगह बदलता है, बदलकर किसी दूसरी जगह चला जाता है रहने के लिए। टाइम एंड स्पेस आर द मेजर फैक्टर फॉर द माइग्रेशन। दो चीजें मेजर फैक्टर यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव लाती हैं इसके ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, दैट इज वक्त और जो है स्पेस यानी कि जगह। तो इसके हिसाब से टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे अदर फैक्टर है लेकिन मेजर फैक्टर कौन है? टाइम एंड स्पेस। एक्चुअली द वर्ड माइग्रेशन इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। किससे जुड़ा हुआ है माइग्रेशन शब्द?
माइग्रेशन शब्द जुड़ा हुआ है मूवमेंट से, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन कंट्री टू अनदर। ऐसा नहीं, एक देश के अंदर भी लोग पलायन करते हैं भाई, गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं क्या करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए, माइग्रेट करते ही हैं। डेली बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, ईयरली बेसिस पे करते हैं। People migrate because of the need or the desire to settle down permanently or temporarily in a new place. उनकी चाहत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ वजह होती है कि हमको क्या करना है, उस दूसरी जगह जाके या तो स्थायी तौर पे बसना है या तो अस्थायी तौर पे। स्थायी तौर पे यानी परमानेंटली सब कुछ छोड़ के आगे बढ़े, अब दोबारा कभी भी वापस नहीं आना। जैसे बहुत सारे इंडियंस इस समय कनाडा में चले गए और वहां का जो है उन्होंने नागरिकता भी ले ली, अब लौट के नहीं आते, है ना। तो इस तरह से, और बहुत सारे ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, मेनली यूपी बिहार वाले। तो ये जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं साल भर के लिए, 2 साल के लिए जाते हैं और उसके बाद ये लौट के अपने घर को आ जाते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि फ्लो के ऊपर, कि फ्लो किधर हो रहा है, किधर से किधर की तरफ, एंड नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग जो हैं इस माइग्रेशन में इन्वॉल्व हैं, रिसोर्सेस फॉर द मूवमेंट, द टाइम दे स्पेंड इन माइग्रेशन एंड द नेचर ऑफ माइग्रेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से क्लासिफाई होता है माइग्रेशन की, माइग्रेशन किस तरीके का है, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किस वास्ते जा रहे हैं और कितना वक्त वहां पे बिता रहे हैं, पूरी तरह से वहीं रह जा रहे हैं या वापस लौट के आ रहे हैं। तो फॉलोइंग यहाँ पे हम लोग माइग्रेशन देखेंगे और इसमें फॉलोइंग में ये टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में ये देखो, इंटरनल है यानी देश की सरहद के अंदर, और यहां इंटरनेशनल है, अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो इंटरनल माइग्रेशन यानी कि देश की सरहद की जो बाउंड्री है उसके अंदर। ये एक है रूरल अर्बन। रूरल अर्बन से क्या समझते हो आप, गांव से शहर की तरफ जाना, ये एक तरह का माइग्रेशन। सीजनल, मौसम वाइज जाना, मौसम में जाना, किसी पर्टिकुलर मौसम में जॉब वगैरह ढूंढने के लिए जाना। प्लान्ड, प्लान्ड माइग्रेशन क्या होता है कि भाई पहले से ही उनकी प्लानिंग होती है कि हमको इस वक्त से इस वक्त तक के लिए जाना है स्थायी तौर पे, या फिर प्लान्ड होता है कि भाई हमको परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह, विद इन द बाउंड्री की बात हो रही है, तो प्लान्ड माइग्रेशन भी होता है। इंटरनेशनली, इंटरनेशनली एक तो होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा, खुद के इच्छा के हिसाब से, अपनी मर्जी से जो लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, दैट इज वॉलेंट्री, वॉलेंट्री माइग्रेशन। और इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री लोग क्या होते हैं, जबरदस्ती उनको फोर्स किया जाता है, वो मजबूर होते हैं देश छोड़कर जाने के लिए। ठीक है, इनवॉलेंट्री वाले में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका आजादी का टाइम था। आजादी के टाइम पे जब डिवीजन हुआ तो बहुत सारे मुसलमान यहां से छोड़ के कहां गए, पाकिस्तान की तरफ मूव किए, और पाकिस्तान से बहुत सारे जो हिंदू थे वो देश के अंदर मूव किए। इमिग्रेशन से आप क्या समझते हैं, देखो माइग्रेशन के अंदर हम दोनों ही चीजें देखेंगे, इमिग्रेशन भी देखेंगे और एमिग्रेशन भी देखेंगे। इन दोनों शब्दों का मतलब भी हम समझेंगे। दिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन enters a foreign country for the purpose of permanent settlement। मतलब समझिए, इसको हम समझते हैं कि जैसे ये हमारा देश है अपना इंडिया, और ये यहां पे कोई देश है, मान लीजिए कि जापान है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से कहा गया, जापान गया, क्या करने के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो ये यहां पे जापान के अंदर उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को जापान के अंदर कहा जाएगा इमिग्रेंट्स। क्या कहेंगे, इमिग्रेंट्स कहेंगे। और वही इंडिया से जो देश छोड़ के बाहर गया है, उस व्यक्ति को, उस बाहर जाने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में क्या कहेंगे, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट कौन होता है, जो देश छोड़ के जाता है, अपने देश को छोड़ के जो जा रहा है, वो हमारे देश के अंदर क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट, जो छोड़कर चला गया।
और वही वो जहां पे जाके बस रहा है, जिस देश में नागरिकता लेगा, अब परमानेंटली सेटल होने की कोशिश करेगा, वो देश उसको क्या कहेगा? उसको कहेगा इमिग्रेंट। For example, a person who arrives in Canada from India is said to have immigrated to Canada. वो क्या है? इमिग्रेट किया है। कहाँ इमिग्रेट किया है? टू कनाडा। कनाडा में उसको क्या कहा जाएगा? इमिग्रेंट। इज नोन एज इमिग्रेंट इन कनाडा। देखा, कनाडा में क्या कहेंगे उसको? जैसे जापान में कहेंगे, क्या कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे। ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी होती है मे बी इनेक्टेड बाय द रिसीविंग कंट्री इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रेट ऑफ इमिग्रेशन। ऐसा नहीं है कि हर कोई आजाद है कि किसी भी देश में जाकर बस सके। हर एक देश ने क्या किया हुआ है? इमिग्रेशन पॉलिसी बनाई हुई है। और ये पॉलिसी बनाई क्यों जाती है? क्योंकि जो लोग रिसीव हो रहे हैं उनके जो रेट है आने के इमिग्रेंट्स के, उसको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। अगर अनियंत्रित किया जाएगा यानी मनमाना होगा तो किसी एक देश में जहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी वहां तो पॉपुलेशन बूम कर जाएगा, सारी कंट्री के लोग वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है इनेक्ट किया जाता है, पॉलिसी वगैरह नीति बनाई जाती है इसके लिए। as well as the nationality or the ethnic and other characteristics of the immigrant who are allowed to enter। तो कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है इमिग्रेशन के रेट के ऊपर, साथ ही साथ उनकी नागरिकता के ऊपर, और साथ ही साथ जो आप देखते हो कि जो एथनिक है और दूसरी जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो विशेषताएं हैं इमिग्रेंट्स की, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं और उसके हिसाब से उनको एंटर करने दिया जाता है। अब ये दूसरा शब्द आता है इमिग्रेशन। देखो, माइग्रेशन शब्द मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो माइग्रेशन मूवमेंट से जुड़ा है इसमें दो चीजें थी, एक तो इमिग्रेंट था जो मैंने बता दिया, कनाडा में कहलाएगा इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट कहां पे कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे इंडिया के अंदर, इंडिया छोड़ के जो व्यक्ति गया है। तो एमिग्रेशन इज द डिपार्चर, डिपार्चर मतलब किसी व्यक्ति का देश छोड़ के चला जाना, फ्रॉम वन स्टेट यूजुअली देयर नेटिव लैंड, जहां पे वो बसा था, जहां उसकी पैदाइश हुई, जो उसका अपना घर है, परिवार है, क्षेत्र है, उसको छोड़ के चला जाना, टू सेटल परमानेंटली इन एन अदर, किसी दूसरे देश में। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। आई होप ये दोनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। इट इज स्पेशली माइग्रेशन फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल इन अनदर, जहां पे वो पैदा हुआ, जो उसके रहने की जगह थी, वहां से वो क्या कर रहा है? वहां से वो मूव करके किसी दूसरी कंट्री में जा रहा सेटल होने के लिए। द पर्सन हु एमिग्रेट्स इज नोन एज एमिग्रेंट फ्रॉम हिज और ओन कंट्री। अपने ही देश में वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा कि ये तो एमिग्रेंट हो गया, यानी देश को छोड़कर चला गया। अब इन दोनों के बीच में यहां डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। दोनों ही जो वर्ड है इमिग्रेशन और जो इमिग्रेशन है, ये एक्ट है किसका? माइग्रेशन का। माइग्रेशन वो भी कहा? अक्रॉस नेचुरल बॉर्डर्स। अब ये जो सरहद है, सरहद को पार करके ही वो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ये दोनों ही एक्ट किसके हैं? माइग्रेशन के। मतलब दोनों में ही क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। बस हो क्या रहा है? कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के जा रहा है, उसको इमिग्रेंट कह रहे हैं, जिस देश में जाके बस रहा है वहां पे इमिग्रेंट कहला रहा है। बस difference between the number of immigrant and immigration decide the migration balance। अब माइग्रेशन बैलेंस क्या होता है? आप देखो, माइग्रेशन बैलेंस जैसे कि यहाँ पे अपना देश है, जिसको छोड़ के तो मुझे तो कभी नहीं जाना, और ये कोई दूसरा देश है, जैसे कनाडा एग्जांपल में लिया था। अब क्या होगा? बहुत सारे लोग यहां से जाएंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये जो जाना और आना, दो हर एक देश में, अपने देश में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं दूसरे देश से। तो ये जो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का जो डिफरेंस होता है, दैट इज ओनली, वही डिसाइड करता है माइग्रेशन बैलेंस। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बहुत सारे लोग आ गए तो पॉजिटिव, और बहुत सारे लोग ज्यादा चले गए, लोग जितने आए उससे ज्यादा लोग देश छोड़कर चले गए, दैट इज निगेटिव। Jamaica has a net migration loss because it lost is more people through immigration that has gained through immigration। मतलब क्या कह रहा है
कह रहा है कि जमाइका के अंदर ये कोई दूसरी अदर कंट्री है, तो जो लोग देश छोड़कर गए, ये इमिग्रेंट की बात कर रहा है, वो ज्यादा थे इमिग्रेंट से, बहुत ज्यादा थे। ठीक है, इमिग्रेंट तो यहां लिखा ही हुआ है। तो यहां पे इसने क्या किया, बहुत जो है माइग्रेशन में इसके क्या हुआ, नेट लॉस हुआ, इसके अपने ही लोग देश छोड़कर ज्यादा चले गए जितने कि इस देश में आए नहीं। ऑन द अदर हैंड वही दूसरी तरफ अगर हांगकांग की अगर आप बात करते हो, तो बहुत ज्यादा इमिग्रेंट यहां पर आए देन माइग्रेंट, यानी देश छोड़ के जाने वाले कम हैं और देश के अंदर बाहर दूसरे देशों से आने वाले ज्यादा हैं। ये एक तरह का माइग्रेशन है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। ये रूरल अर्बन माइग्रेशन ये तो आपको नॉर्मली हर एक स्टेट में भी देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज ऑफ द सेम कंट्री इन सर्च ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ स्टाइल। बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर नौकरी के लिए ज्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज ऑफ मेनी टाइप्स। ये जो गांव से शहर की तरफ लोगों का आना जाना होता है, ये जो माइग्रेशन होता है, ये कई तरीके का होता है। वन में सेटल, एक आदमी सेटल डाउन हो सकता है शहर के अंदर अपने खुद की पसंद के हिसाब से, कि जिस शहर में वो बसना चाहे जाकर चला जाए, बस जाए। एनदर वन में हैव रूरल बेस बट ही कैन माइग्रेट रिपीटेडली फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। और दूसरा व्यक्ति वही क्या रहेगा, इसी को कहते हैं जमीन से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति, कि उसका जो बेस रहेगा वो गांव ही रहेगा, कुछ वक्त के लिए शहर जाएगा और शहर से फिर काम वाम करके पैसे वैसे कमा के वापस आ जाएगा त्योहारों में अपनों के बीच। इस तरह का जो माइग्रेशन है ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ब्राजील और इंडिया में। जैसे हम लोगों की कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह जो है शहरों में ज्यादा दिखाई देते हैं, हर जगह रोजगार के पूरे अवसर नहीं मिल पाते हैं, गांव में बहुत कुछ करने को नहीं मिलता है, तो इसलिए गांव से शहर की तरफ बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। इन इंडिया रूरल अर्बन एंड अर्बन रूरल माइग्रेशन इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। बहुत अहम भूमिका ये निभा रहा है, गांव से शहर की तरफ, शहर से गांव की तरफ लोगों का आना जाना। ठीक है, इसलिए मुंबई पे गाना बना है ना कि लाख लाख लोग यहाँ रोज आते हैं और इस शहर में दिल लगाकर बस जाते हैं। तो ये क्या है भाई, माइग्रेशन ही तो है। अर्बन सिटीज जैसे कि मुंबई, देखो नाम लिया आ गया, और बेंगलुरु है, एटसेट्रा, ये जो शहर हैं ये बहुत सारे जॉब के मौके देते हैं। ये बड़े बड़े शहर आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे जॉब के नए मौके मिल रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट, और इसी की वजह से जो माइग्रेंट्स हैं वो यहां पर आते हैं सेटल होने के लिए, अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से, दोनों तरीके से। फ्यू अदर रीजन, कुछ और वजह भी है इस तरह के माइग्रेशन का। पहला ये कि विलेज कैन नॉट सपोर्ट अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो गांव में होता क्या है कि एक तो वंशवाली चलती रहती है, जैसे कि दादा परदादा के हिस्से में आया ये आपके पास ये दादा और ये आपकी दादी, ठीक है, दो चोटी वाली, कोई दिक्कत नहीं। ये इनके हिस्से में आया, मान लो ये जमीन है 2 एकड़ है, 4 एकड़, 5 एकड़, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। फिर पता चलेगे इनके 3-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो जैसे ही 1 से 2 जनरेशन बीतता है ना, तो ये वंश वाली जो बंटवारा है ना, ये क्या करता है, फिर जमीनें कम पड़ जाएंगी। भाई उसी 2 एकड़ को दादा परदादा खुद अकेले करते थे, फिर उसके बाद उनके बाल बच्चे 2-3 ही तो मिलके करेंगे, और एक्स्ट्रा कितना ला जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि जो जमीन है जिसको 2 लोग पहले करते थे, अब इतने परिवार में होते जा रहे, सब उसी जमीन पे काम करेंगे। भाई जितनी कैपेसिटी उतने ही लोग तो काम करेंगे, तो ऐसे में बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है ना, मूवमेंट होता ही है, फिर लोग काम की तलाश में बाहर को निकलते ही हैं। रिड्यूस्ड फूड सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ लैंड, शॉर्टेज ऑफ लैंड तो हमने आपको समझा दिया, और फूड सप्लाई भी अच्छे से नहीं मिल पाती। मैकेनाइज्ड फार्मिंग वेयर मशीन्स रिप्लेस ह्यूमन लेबर। पहले क्या होता था कि पहले रोपाई हो, बोआई हो, निराई, गोड़ाई और पता नहीं कितने सारे जो है कि वो देसी नाम है,
जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, एवरीथिंग वॉट एवर इट इज। तो ये सारी चीजें जो है ना वो लेबर, ह्यूमन लेबर से करवाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि जो काम 2-4 दिन 10 दिन के अंदर होना है कुछ ही घंटों में हो जाता है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि लोग बेरोजगार पड़े रहते हैं, गांव में भी बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता। अच्छा, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी होता है, एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं लोग। इट रेफर्स टू द अर्बन पीपल विद इन अ कंट्री मूविंग अनदर अर्बन लोकेशन विद इन इट्स बॉर्डर। एक ही देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर बसने के लिए जाना। जैसे अभी दिल्ली वालों की जो है दम घुट रहा है भाई, बहुत ज्यादा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बिल्कुल बता रहा है कि वहां की हवा कितनी खराब हो गई है। People migrate because of several factors like social, political, economic और environmental factors। बहुत सारी वजह होती है, सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, क्या फिर कोई राजनीतिक बदलाव आता है, कोई पॉलिसी वगैरह का बदलाव होना। तो ये सारी एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि अभी दिल्ली का एग्जांपल मैंने दिया, तो इन सारी वजह से लोग क्या करते हैं, एक शहर को छोड़ के फिर दूसरी शहर की तरफ मूव करते हैं। दिस refers to a change of residence within the boundaries such as cities और म्यूनिसिपैलिटीज और प्रोविंसेस। तो इस तरह का जो बदलाव होता है, घर का बदलाव करते हैं, ये किसी एक स्टेट में पर्टिकुलर कहते हैं, एक देश की बाउंड्री के अंदर किया जाता है। एक्चुअली मूवमेंट जो अर्बन एरियाज यानी कि शहर के एरियाज में होता है, मेनली वो एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ होता है, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं। दिस अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन dominated in the past 50 years of 20th century। 20th सेंचुरी की यानी कि 1950 के बाद के लगभग की बात कर रहा है कि ये पिछले जो है आपके उसके बाद की कि ये पिछले 50 सालों में ये जो है 20th सेंचुरी के क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रिवेल किया, ये चीज प्रचलन में थी। द रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम अर्बन टू अर्बन इज एक्सेलरेटिंग इन नाइजीरिया। शहर से शहर की तरफ जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ये रेट, यानी ज्यादा तेजी से लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। नाइजीरिया में वेयर 5% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अर्बन इन 1921, बट इन बाय 1991 दिस इंक्रीज टू 30%। शहरी जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया नाइजीरिया के अंदर 1921 से 1999 में 5% से कितना चला गया, 30% तक चला गया। यानी बहुत तेजी से लोग एक शहर से दूसरे शहर में बस रहे थे। ऑन द अदर हैंड लेगोस विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 8 मिलियन, 80 लाख पॉपुलेशन है जहां लेगोस में थी, वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। यानी हर साल 8 लाख लोग वहां पे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। मोस्टली क्या हो रहा है, जो नौजवान मेल हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ, बंदरगाहों की तरफ। किस लिए? ड्यू टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको नौकरी के मौके मिल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। ये जो माइग्रेशन है ना, इसका दोनों इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, किसके ऊपर? सामाजिक आर्थिक जो ढांचा है समाज का, उसके ऊपर। मेनी केसेस इमिग्रेंट्स आर नॉट वांटेड बिकॉज लेस जॉब्स आर ओपन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब किसी देश से थोड़े बहुत भी या बराबर में ही कहो, अगर आ गए ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो फिर अपने देश के जो लोग हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज इसीलिए ये होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स अगर आ जाएंगे किसी देश में तो इसीलिए इनको वेलकम नहीं किया जाता है। बट इमिग्रेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री। लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये किसी देश के लिए फायदा भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनका योगदान होगा, इनका लेबर, इनका वर्क किसके लिए होगा? उस देश की आर्थिक स्थिति के लिए होगा, उस देश के डेवलपमेंट के लिए होगा। तो देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स may sometime give a boost to the economy। अब कोई डेवलपिंग नेशन है जैसे अपने ही यहाँ का, अगर अच्छे अच्छे अवसर प्रदान किए जाएं अगर हर जगह से, तो जैसे कि
तो जो इमिग्रेंट्स आएंगे अगर वो भी अपना नॉलेज, अपना स्किल और जो भी कुछ है शेयर करेंगे हमारे साथ, तो जो हमारे देश की उन्नति है वो और तेजी से हो जाएगी, या किसी भी देश की उन्नति तेजी से होगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो अपना लेबर दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, जो भी वो प्रोफेशनल्स वगैरह हैं सब कुछ अपना स्किल वगैरह दे रहे हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो दुबई वगैरह में, है ना। टॉप क्लास के इंजीनियर्स वगैरह से लेके इवन डॉक्टर्स वगैरह आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे। दे कैन कंट्रीब्यूट अ लायंस शेयर इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। शहर और ये जो नगर बन रहे हैं इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन आर एज फॉलोज। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन सा नुकसान। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फायदे देखते हैं। पहला है फायदा चीप लेबर। बहुत सारे अगर लोग आएंगे कहीं पे, इमिग्रेंट्स आएंगे, तो वहां पे जो लेबर है वहां के लोगों को सस्ते में मिल जाएगा, सस्ते में काम करने वाले मौजूद होंगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन, यानी कि प्राइस कम पे करना पड़ेगा। और ये जो माइग्रेशन होता है जनरली सप्लाई करता है अनस्किल्ड जॉब्स एट लो वेजेस, है ना। जैसे कि मोस्टली मैंने आपको बताया कि उड़ीसा भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, इधर से लोग जो है मजदूरी के लिए, लेबर वर्क के लिए उधर जाते हैं, और उधर सात ये 600 700 800 मिलता है। अपने यहाँ तो देखो अभी 400 चल रहा है यहाँ मुगल सराय में एक मजदूर का दिन भर का, और उधर जो है 700 800 रुपए तक जाता है एक एक की मजदूरी। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी भी मिलती है, सांस्कृतिक तौर पे जो है कि अलग अलग कल्चर एक साथ मिलते हैं। इमिग्रेंट प्रोवाइड करते हैं डाइवर्सिटी एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे भिन्नता। पीपल कम टू नो अबाउट द अदर वेज ऑफ लाइफ, दूसरों की जिंदगी के बारे में जानने को मिलता है। और ये जो कल्चरल इंपैक्ट है, हेल्प पीपल टू एप्रिशिएट ह्यूमैनिटी बेटर, और ये मदद करता है कि ये क्या कर सके, एप्रिशिएट कर सके इंसानियत को और बेहतर तरीके से। इसके अलावा स्किल्ड लेबर, जैसे चीप लेबर मिल रहा था उसी तरह से स्किल्ड लेबर भी मिलता है। कुछ जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं और टैलेंटेड होते हैं, और इसीलिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादा अपना नॉलेज और प्रोडक्शन करते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री, किसी देश के हित में, जिस देश में वो गए हैं उस देश के हित में वो उस देश के हित के लिए काम करेंगे। निगेटिव इंपैक्ट अब देखते हैं। यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट में है सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, भाई किसी के यहाँ इमिग्रेंट्स ज्यादा आ गए तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्राइसेस, बहुत सारी बुनियादी जरूरतें, एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, बहुत सारी जो सुविधा होती है जैसे खाना पीना हो गया, ये मकान हो गया शेल्टर, या फिर पढ़ाई लिखाई हो गई, ठीक है, हाउसिंग वगैरह हो गया, ये शेल्टर रहने की जगह, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सुविधाएं इंक्रीज कर सकती हैं। इनका जो कीमत है वो बढ़ सकता है अगर बाहर से इमिग्रेंट्स ज्यादा आते हैं तो। इसकी वजह से होता क्या है, जिंदगी में मुश्किल पैदा होती है, भाई खर्चे बढ़ जाते हैं लोगों के। बिकॉज ऑफ हाई प्राइस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ। अब जो लोग बाहर से आए हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्किल्ड होते हैं, वो दाम तो बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर कॉमन पीपल को भी पता चलता है कि उसी दाम में सारी चीजें मिल रही हैं, आप नहीं खरीदोगे, इमिग्रेंट्स खरीदेंगे। तो ऐसे में जो कॉमन पीपल वहां के नेटिव लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है। जॉब लॉस होता है, बिकॉज ऑफ टैलेंटेड और स्किल्ड पीपल आए हैं, ये प्रेशर डाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कैसे हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, जो कम टैलेंटेड होंगे। सो द इमिग्रेंट्स मे कॉज प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, तो इसीलिए इमिग्रेंट्स क्या कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, भाई किसके ऊपर, रोजगार वाली जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है भाई, भेदभाव भी होता है, एंड रेसिज्म, नस्लवाद भी होता है। जैसे ऑफन कई बार हम लोग पहले सुनते आए थे कि भाई जो बच्चे फॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं उनके साथ भेदभाव कर दिया जाता है, और कई बार तो जो है कि मतलब मौत के घाट तक उतारा गया है। द इमिग्रेंट्स आर अनेबल टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, भाई जिस देश में जा रहे हैं उस देश का ना कल्चर पता है, ना संस्कृति पता है,
न परंपरा वगैरह ट्रेडिशन वगैरह कुछ नहीं पता, इवन लैंग्वेज भी नहीं आप स्पीक कर सकते हो, तो ऐसे में उनके साथ कोप नहीं कर पा सकते हो आप, और वो आपको बिल्कुल अपने से अलग समझते हैं। नेचुरली दे ऑफन फाइंड देमसेल्फ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लोकल इनहेबिटेंट। इसी सब वजह से ऐसा उनको महसूस होता है कि भाई वो लोग अपने में नहीं मिलने जुलने दे रहे हैं हमें। ब्रेक डाउन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, अब यहाँ पे कल्चर संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनका टूटना भी होता है। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, भिन्नता देखने को मिलती है दूसरे देश में, परंपरा वगैरह अलग होती है, तो ये सब जो है कि बहुत भिन्नता वगैरह क्या करती है, एक अलग ही डिफरेंस। जैसे वेस्टर्न का एजुकेशन है, आप अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम देख लो, दोनों में कितना ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। एज डिफरेंट पीपल आर एक्सपोज टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, अलग अलग तरीके के लोग एक्सपोज होते हैं किसी जगह पे अलग अलग तरीके से काम करने को, तो ऐसे में क्राइम रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। इन्फेक्शन ऑफ डिसीज, ये तो कोरोना काल में हमने देख लिया था कि कैसे सरहदों को बंद कर दिया गया था कि भाई कोई इमिग्रेंट्स अगर आएगा, कोई एक देश से दूसरे देश में जाएगा, तो उसको जो बीमारी होगी वो बीमारी वो दूसरे देश में भी फैलाएगा। तो एक रिस्क रहता है कि कोई आउटब्रेक ना हो जाए किसी कंटेजियस डिसीज का, मतलब किसी कम्युनिकेबल डिसीज का, जो छूने से हो जाए या हवा से फैलता हो, संक्रमण वाला रोग जो होता है कि पीपल जो है मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो होगा क्या, वो बीमारी फिर फैलती जाएगी लोगों के द्वारा, एक देश से दूसरे देश में जाएगी। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज माइग्रेशन के, वो जो लोकल पीपल के लिए है वो भी हम लोग देखते हैं। सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन ऑन द लोकल इनहेबिटेंट। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है होम कंट्री के ऊपर, यानी कि देश के ऊपर माइग्रेशन का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों की बात होगी। लोकल जॉब फैसिलिटीज, एज अ नंबर ऑफ पीपल एमिग्रेट, एमिग्रेट का मतलब मैंने क्या बताया, देश छोड़कर कई सारे लोग चले गए, तो ज्यादा जॉब अवेलेबल होगी जो लोग बचे हुए हैं देश के अंदर, तो इसीलिए प्रेशर कम होगा जॉब का। तो सो पीपल ऑफ द कंट्री आर मोर एबल टू फाइंड बेटर वर्क टू डू, तो अब लोगों को क्या मिलेगा, ज्यादा जो है काम करने के लिए मौके मिलेंगे और अच्छा काम तलाश कर पाएंगे, पॉपुलेशन कम हो चुकी है। फ्लो ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, माइग्रेंट्स ऑफन ब्रिंग, किसकी बात कर रहा है, इमिग्रेंट्स की, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। माइग्रेंट्स वगैरह अक्सर जो है अच्छे आइडियाज वगैरह स्किल नॉलेज लेके आते हैं दैट दे हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर ट्रेवल टू फॉरेन लैंड। अच्छा, ये उनकी बात कर रहा है जो लोग अपने देश से गए थे। तो इमिग्रेंट्स जब बाहर जाते हैं और बाहर से कई साल रहने के बाद वापस आते हैं, तो वहां पे जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ भी नॉलेज वगैरह है, वो शेयर करते हैं अपने देश वालों के साथ। सो दे सेट अप न्यू बिजनेस एंड इंडल्ज इन न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे सऊदीया वाले मेनली बहुत सारे ऐसे हैं जो ये ख्वाब देख कर ही जाते हैं, और कईयों ने तो पूरा भी किया है कि भाई हम जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, 2-4 साल कमाना, उसके बाद आके अपने देश में बस जाना है, कोई धंधा पानी कर लेना है। तो जो लोग लौट के आते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर वो नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपने देश के अंदर योगदान दे रहे हैं। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, ये जो धन वगैरह वो लेके आते हैं। माइग्रेंट्स क्या करते हैं, आर सेंडिंग ह्यूज सम ऑफ मनी टू देयर फैमिली मेंबर्स रिसाइडिंग इन द होमलैंड, जिनके परिवार से बच्चे बाहर गए हुए हैं विदेश कमाने के लिए, तो वो बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल के लिए गए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं अपने घर पे, अपने परिवार को, माँ बाप को, भाई बहन को। तो वो जो पैसे अपनी कंट्री के अंदर आ रहा है, ये जो मैसिव फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द होम कंट्री। और इससे क्या हो रहा है, अपना देश जहां उनका नेटिव लैंड है वो फल फूल रहा है। तो ये इंपैक्ट हो गया होम कंट्री पे। कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी देख लेते हैं होम कंट्री के ऊपर। तो सोशल इंपैक्ट, द चिल्ड्रेन, द पेरेंट एंड द एल्डरली सफर द मोस्ट। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है, बच्चों को होती है, बुजुर्गों को होती है, बड़ों को होती है। एल्डरली पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन हैव टू एडजस्ट अ लॉट। जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको
वो वंचित रह जाते हैं उस सारे सपोर्ट से जो उनको अपने बच्चों से मिलना चाहिए, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है बिना पिता के या बिना माँ के। लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर, देखो अगर कोई देश से जाएगा तो क्या होगा, दिस इज द मोस्ट निगेटिव इंपैक्ट ऑन द कंट्री, ये देश के ऊपर सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाली चीज है कि अपने यहां से सबसे ज्यादा जो नौजवान और यंग तबका है, मतलब जो नौजवान लोग हैं और ज्यादा स्किल्ड हैं, होनहार हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एटसेट्रा, ये सब कहां चले जाते हैं, दूसरे देश को चले जाते हैं। तो ये जो चले जाते हैं, तो दीज स्किल्ड प्रोफेशनल ऑफर देयर सर्विसेज टू अदर कंट्रीज इंस्टेड ऑफ देयर होम कंट्रीज। अब इनको होना चाहिए तो अपने देश के अंदर, लेकिन अपने देश में वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो ये दूसरे कंट्री को मूव कर जाते हैं। और ये कौन होते हैं, ये अपने होम कंट्री के, ये देश के जो है काफी ज्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड पर्संस होते हैं। और इसको ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फॉल इन डिमांड फॉर होम गुड्स, as more and more people migrate to other countries, the population might decrease। बहुत ज्यादा लोग अगर देश छोड़कर जाने लगेंगे तो वह की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। कम लोग हैं, क्या कुछ डिमांड करेंगे, तो बिकॉज ऑफ दिस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में ऑल्सो डिक्रीज। तो देश के अंदर क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं टेम्पररी माइग्रेशन एंड परमानेंट माइग्रेशन। ये क्या होता है, ब्रेन ड्रेन अभी बताया, वो आगे आएगा, वो भी हम देखेंगे। ब्रेन ड्रेन में होता ही यही है कि अपने देश के अंदर जितने भी होनहार लोग रहते हैं, अपने होम कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाकर वो सेवा प्रदान करते हैं अपनी। टेम्पररी तो पता ही होगा, कुछ वक्त के लिए। परमानेंट माइग्रेशन यानी कि हमेशा के लिए चले गए। माइग्रेशन परमानेंट या टेम्परेरी हो सकता है। इन केस ऑफ परमानेंट अगर माइग्रेशन हो रहा है तो वो वापस नहीं आने वाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं, फिर आने वाले, तो वो वापस नहीं आएंगे अपने देश को। बट लेकिन टेम्पररी माइग्रेशन में क्या होता है, लोग अपने देश को वापस आ जाते हैं। माइग्रेशन कुड बी एनुअल और सीजनल, और ऐसा वाला माइग्रेशन क्या हो सकता है, सालाना भी हो सकता है, एनुअल की भाई कुछ साल के लिए गए हो, या सीजनल भी हो सकता है कि एक वक्त तक जाते हैं फिर लौट के चले आते हैं, जैसे आपको यूरोप में मिलेगा। अच्छा इधर देखो, टेम्पररी माइग्रेशन आपको कॉमन पैटर्न मिलेगा यूरोप में। देखो आ गया ये कि जो वर्कर्स हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ साउदर्न यूरोप, जो दक्षिण वाला यूरोप का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका और तुर्की के लोग हैं, ये लोग जाते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कम वक्त के लिए, नॉर्दर्न यूरोप में, क्या करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। और नॉर्दर्न यूरोप में जॉब करने के बाद कुछ महीने या साल वो फिर वापस अगेन अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो ये आपका सीजनल एनुअल है। माइग्रेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया में देखो माइग्रेशन किस तरह से है। पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज माइग्रेट टू अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। सबसे मेनली देख रहे हो ना, बेरोजगारी मुद्दा खाली बस यही का नहीं, ऑल ओवर मतलब पूरे दुनिया में ये चीज चल रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है एक्चुअली में। पीपल जो है अलग अलग देश से बहुत सारे अलग अलग देशों में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तलाश में। यूएसए एक ऐसा देश है जो देश कहलाता है किसका, इमिग्रेंट्स का। सबसे ज्यादा बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात है कि जो माइग्रेशन हो रहा था यूरोप से, वो लेके आया था कितने लोगों को, 21 मिलियन पीपल को लेके आया था यूएस से। 19th और 20th सेंचुरी, उस समय शायद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी चल रहा होगा, तभी जो है कि उधर से लोग इधर आ रहे थे जर्मनी में। ये यूरोप की मेनली बात कर रहा है, तो उस समय यूरोप में जो है कि मंदी चल रही होगी तभी। द मेन कॉज फॉर देयर माइग्रेशन वॉज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन नॉर्दर्न यूरोप। देखो यही बात कह रहा था मैं कि उस समय क्या हुआ था कि नॉर्दर्न यूरोप में क्या हो रहा था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था, मंदी आई हुई थी। एट फर्स्ट द माइग्रेशन वॉज वेलकम्ड, शुरुआत में क्या कहा गया, आओ भाई आओ, जितने सारे लोगों को आना है आओ। एज देयर वॉज अ डिमांड फॉर स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सनल,
क्यों? क्योंकि होनहार लोगों की जरूरत थी उस समय अमेरिका को, तो ये वेलकम किया गया। बट लेटर यूएस गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, कुछ बाधाएं लगा दी इसको रोकने के लिए, इसके रेट को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लोग आ रहे थे। In 20th century, most of the migrant from Latin America and Mexico, ज्यादातर माइग्रेंट्स कहां थे? लैटिन अमेरिका और मेक्सिको थे। मेनी ऑफ द माइग्रेंट्स इंटर्ड द कंट्री इलीगली। अब ये लोग कैसे घुस रहे थे? इलीगली घुस रहे थे, असंवैधानिक रूप से घुस रहे थे, और इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना मजबूरी थी। ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग कंट्री, बहुत बड़ा देश है, विद द लीस्ट पॉपुलेशन, कम है लोग वहां पे, तो इसने भी लोगों को जो है वेलकम किया, इमिग्रेंट्स का वेलकम किया। क्यों? क्योंकि इसको खेती बाड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लोग चाहिए थे। तो दैट इज वाई ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसने प्रोत्साहित किया किसको? माइग्रेशन को, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज ओनली, कि यूरोपियन कंट्रीज से लोग आए। ड्यूरिंग 1970 ऑस्ट्रेलिया ऑफर्ड जॉब फैसिलिटीज, नौकरी दे रहा था बहुत सारे रिफ्यूजीज को फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के रिफ्यूजीज जो हैं उनको ये क्या दे रहा था? जॉब दे रहा था। फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर। जो कुशल काम करने वाले मजदूर होते उनकी जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी कम था, तो इसलिए इसने रिफ्यूजीज को जॉब ऑफर किया। तो इसने भी एक तरह से माइग्रेशन को वेलकम किया। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर अलाउड टू एमिग्रेट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। एमिग्रेट का मतलब क्या होता है? देश से बाहर जाने पे मजबूर किया जाता है राजनीतिक दबाव में। और ये किस केस में हुआ? दिस वाज डन इन केस ऑफ रशिया। इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक रूप से मंदी आती है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ हद तक माइग्रेशन के लिए फॉर स्किल्ड लेबर फ्रॉम पाकिस्तान। तो इकोनॉमिक कॉज ये जिम्मेदार था कुछ हद तक फॉर माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम पाकिस्तान, की वहां से जो कुशल लोग थे, लेबर थे, जो काम करने वाले थे, वो ट्रेंड क्या किए? वहां से देश छोड़ के चले गए। 1947 में अपने हिंदुस्तान की भी बात कर लो तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो कहां चले गए? इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चले गए, और कुछ हिंदूज वो इंडिया आए पाकिस्तान की तरफ से। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है पॉलिटिकल रीजन से तो था ये, लेकिन ये कैसा माइग्रेशन कहलाता है? फोर्स्ड माइग्रेशन। दंगे वगैरह बहुत ज्यादा थे, है ना, उस समय, और जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। बिसाइड दिस रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन इज कॉमन इन केस ऑफ इंडिया। इंडिया ही नहीं, ब्राजील में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में भी हमने देखा इस चीज को कि गांव से शहर की तरफ का जो माइग्रेशन है बहुत कॉमन देखने को मिलता है। At present, migration includes mainly the industrialized countries like UK, USA, Canada, and Australia, and the oil-rich countries of the Middle East. आज के समय में क्या देखते हो? माइग्रेशन इंक्लूड करता है कौन से देशों को? भाई यूके जाते हैं लोग, यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑयल रिच कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की हैं, वो सब, दुबई वगैरह, है ना। ब्रेन ड्रेन, हाँ इसकी बात हो रही थी कि भाई ब्रेन ड्रेन क्या होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है, इट रेफर्स टू द डिपार्चर। डिपार्चर मतलब लोगों का चले जाना, जो काफी पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री परमानेंटली फॉर बेटर पे। अच्छी खासी वेतन के लिए, जॉब फैसिलिटी के लिए, अच्छा काम करने का कंडीशन मिलेगा उसके लिए, और बढ़िया जिंदगी मिलेगी, बेहतर लाइफ स्टाइल होंगे। तो इन सारी वजह से एक कंट्री के अंदर से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चले जाते हैं, मोस्ट स्किल्ड पीपल वो देश छोड़ के किसी दूसरे देश में बस जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, और इसको क्या कहते हैं? इस डिपार्चर को ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट भी कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विच अ कंट्री लूजेस इट्स मोस्ट एजुकेटेड एंड टैलेंटेड वर्कर टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। क्या है ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एक देश को घाटा होता है
क्योंकि उसके यहाँ से जो सबसे ज्यादा बेहतरीन लोग हैं, सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग, वो कहाँ चले गए, किसी दूसरे देश में जाकर बस गए, देश छोड़कर। ब्रेन ड्रेन क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। जो बहुत ज्यादा होनहार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वो देश को छोड़कर चले जाते हैं और रेंडर मतलब देना, अपना जो एक्सपर्टाइज, जो जिस चीज में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ रहते हैं, मतलब जिस चीज में उनको ये पास बहुत महारत हासिल रहती है, अच्छी नॉलेज रहती है, तो वो अपना जो एक्सपर्टाइज है, वो विशेषज्ञता दूसरे देश को देते हैं, वहां की इकोनॉमी मजबूत करते हैं, है ना, विच थ्राइव एंड प्रॉस्पर। और इसकी वजह से उस देश की इकोनॉमी क्या करती है, बढ़ती है और फलती फूलती है। कॉजेस क्या है ब्रेन ड्रेन का, मेन ये है कि सीकिंग हायर पेइंग जॉब्स। करेंसी डिफरेंस भी तो मालूम ही होगा, अभी तो 85 रुपीज के करीब चला गया है $1। तो यहां पे वो लोगों को क्या मिलता है भाई, अच्छी सैलरी मिल रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब देश में, जिस देश में वो रहते हैं, वहां पे क्या रहता है कि मतलब जो पॉलिटिकल ग्राउंड है, इवन इंडिया में ही देखो तो कितने सारे अमेंडमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं लगातार, इन्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, जिस तरह का ट्रेंड चलता है उस हिसाब से बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बदली जाती हैं। अभी जैसे कि डायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस होने वाला है, इससे पहले अभी जो वैट था, फिर उसके बाद जीएसटी है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी वो किसी और जगह जाते हैं। सीकिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। बट दीज कॉजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू पुल एंड पुश फैक्टर्स। तो ये तो दो तीन अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन इसको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे पुश और पुल फैक्टर्स में। पुश फैक्टर्स जो इंसान को धक्का देंगे, पुश फैक्टर कहां पे होगा, विद इन ओन कंट्री, खुद के देश में पुश फैक्टर होगा जो इंसान को बाहर जाने पे मजबूर करेगा। और दूसरे देश के अंदर क्या होगा, पुल फैक्टर होगा जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इन दोनों चीजों को हम यहां समझेंगे। पुल फैक्टर्स जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये वो फैक्टर होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं, किसी ग्रुप को, ताकि वो क्या करें, अपना घर छोड़ दें। ठीक है, दीज आर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी दूसरे देश का। किसी दूसरे देश के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव विशेषताएं हैं, ये अच्छी बातें हैं जो कि हमको उसकी तरफ खींच रही हैं। और ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। फ्रॉम माइग्रेंट वुड लाइक टू बेनिफिट, और वहां पे उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा उन चीजों से, उन फैक्टर्स से। फ्यू एग्जाम्पल क्या है, हायर पेइंग जॉब्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने देखी कि ये दूसरे देश में, विकसित देश में क्या होगा, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी आर्थिक व्यवस्था वगैरह और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेंगे, उसके लिए लोग जाएंगे। तो ये पुल फैक्टर्स हैं। प्रेस्टीज भाई, प्रतिष्ठा, फॉरेन ट्रेनिंग की, कि बाहर से प्रशिक्षण लेके आया है, विदेश से लौटा है ना। मॉडर्नाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम फॉर बेटर ट्रेनिंग, है ना, काफी आधुनिक तरीके से चलता है भाई, डेवलप्ड कंट्रीज है तो। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, यानी आजादी सोच की, है ना, कुछ करने की। डाइवर्सिटी इन कल्चर, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो दिमाग वाले होते हैं उनको बहुत आजादी मिलती है। डाइवर्सिटी इन कल्चर यानी कि अलग संस्कृति मिलती है। सुपीरियर इकोनॉमिक आउटलुक, यानी बेहतर आर्थिक नजरिया देखने को मिलता है। स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलती। टैक्सेशन पॉलिसी अदर कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, और नौकरी के मौके भी मिल जाते हैं अच्छे। पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, ये पुश फैक्टर, वो सारे पुल फैक्टर्स दूसरे कंट्री में, पुश फैक्टर्स विद इन अ कंट्री। ये पुश फैक्टर भी बहुत खास होता है डिटरमाइन करने में ब्रेन ड्रेन। ये क्या करता है, ये लोगों को फोर्स करता है, इंडिविजुअल्स को, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं कुछ वजह से। और वो वजह अपने देश में क्या मिलेगी, अपने होम पे क्या मिलेगी, ये जो वजह है, पहली तो इसको क्या कहते हैं, निगेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ बुराइयां कह सकते हो जो देखने को मिलती हैं होम कंट्री के अंदर, रिजल्टिंग इन माइग्रेशन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम लेसर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। जो देश कम विकसित है या जो देश अभी विकास कर रहा है, तो उस देश के लोग क्या कर रहे हैं, विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ खामियां होती हैं लेसर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि
इंसान को मजबूर करती हैं कि भाई वो किसी दूसरी तरफ जाए, पुल की तरफ जाए, है ना। पुल फैक्टर्स उसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है यहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन। काम करने की जो जगह होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है कि नहीं। अभी भी सरकारी दफ्तर वगैरह देखोगे कहीं भी गुटखा खा के थूका हुआ रहता ही है कि नहीं। पॉलिटिकल टर्मोइल क्या होता है, राजनीतिक उतार चढ़ाव, भाई जिसकी सरकार आती है जब आती है उस तरह का पॉलिसी वगैरह चलाती है। लैक ऑफ फ्रीडम, और अभी तो भाई बिजली भी प्राइवेट होने वाली है, तो वो भी मतलब मेनली देखो ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है, एमिनिटीज जो होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज है वो सरकार के अपने हाथ में होनी चाहिए, ताकि ताकि देश के अंदर हर एक वर्ग के लोगों को वो सुविधा सरकार पहुंचा सके। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, और जो लोग रोजगार करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, अब ये जो आर्थिक स्थिति है वो अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। एब्सेंस ऑफ बेटर रिसर्च फैसिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिंग कल्चर्स, नेचुरल डिजास्टर। डिस्क्रिमिनेटिंग कल्चर्स मतलब संस्कृति कई बार कई होती है, सभ्यता, ये सब चीजें क्या होती क्लैश करती हैं लोगों में। तो ये भी चीज क्या होता है कि अगर भेदभाव वाला अगर कुछ चल रहा है सिस्टम दो अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, तो वो लोग क्या करेगा, मूव करेगा, एक जगह से छोड़ के फिर दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा। नेचुरल डिजास्टर, किसी ऐसे देश में जहां आपदा वगैरह बहुत ज्यादा आ रही है तो लोग उस देश को छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे। कुछ फैक्टर्स, बेरोजगारी है और सुविधाओं का सही से ना मिलना है, पुअर सेफ्टी है और हेल्थ व्यवस्था, फिर उसके बाद कंसर्न अबाउट हाई क्राइम रेट, कहीं पे जुर्म ज्यादा हो रहे हैं, क्रॉप फेलियर, बार बार क्या हो रहा है भाई, क्रॉप वगैरह फेल कर जा रहे हैं, अकाल वगैरह पड़ रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, गरीबी है या कोई जंग छिड़ गई। तो इन सारी वजह से क्या किया जाता है, इन सारी वजह से ये पुश फैक्टर्स हैं जो इंसान को मजबूर करते हैं कि वो एक देश से दूसरे देश की तरफ जाए। दूसरे देश में क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि इंसान जैसा रोजगार खोजता है वैसा रोजगार उसको मिल जाएगा, अच्छे प्रावधान मिलेंगे, जैसे अभी पेंशन भी बंद हो गया ना रेलवे में। सेफर एटमॉस्फेयर, काफी सेफ एटमॉस्फेयर मिलेगा, क्राइम रेट कम होगा, जमीन वगैरह वहां की अच्छी हो, अच्छा फूड सप्लाई वगैरह हो, नेचुरल हैजार्ड वगैरह जैसे कि आपदा वगैरह आ रही थी ये सब, तो ये सब किसी दूसरे देश में कम हो, ग्रेटर वेल्थ और एफ्लुएंस, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मोर अट्रैक्टिव क्लाइमेट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब है जैसे कि वही टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह, या फिर जैसे कि लाइसेंस वगैरह किसी चीज का लेना हो या कोई काम करना हो तो उसके नियम कानून थोड़े से कैसे हो, लचीले हो। अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है ना, और हर एक पेपर वर्क पे कुछ पेपर वेट भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब अगर किसी दूसरे देश में कम है तो वो देश क्या करेगा, इस देश वाले को अट्रैक्ट करेगा इन लोगों को, और ये लोग मूव करेंगे इस बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ। इंपैक्ट क्या है ब्रेन ड्रेन का, ब्रेन ड्रेन का बहुत निगेटिव इंपैक्ट होता है। ब्रेन ड्रेन का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। निगेटिव तो ज्यादा ही होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, कुछ बेनिफिट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ब्रेन ड्रेन के। जैसे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वगैरह लोग चले गए, तो जो अगर कम वक्त के लिए गए परमानेंटली चले गए तो उनकी बात, लेकिन माइग्रेंट क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने जानने वाले को जो होम कंट्री में रह रहे हैं, तो वो पैसा फिर जो है अपने ही देश के अंदर वापस आ रहा है। पर्सन तो चला गया लेकिन वो जो पैसा भेज रहा है वो पैसा हमारे यहां आ रहा है। दिस मनी कैन बी बेनिफिशियल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ऑफ द होम कंट्री, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है ये जो रेमिटेंस है। द मनी सेंट बाय द माइग्रेंट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉवर्टी। भाई एक परिवार का आदमी चला जाता है तो उधर से फॉरेन से पैसा भेजता है तो बाकी परिवार वाले घर पे ही होम कंट्री में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, घर मकान अच्छे बनवा लेता है, दुकान वगैरह लगा लेता है, बहुत सारी चीजें कर लेता है, और बच्चों की शिक्षा फिर अच्छी होती है, पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पॉवर्टी कम होगी इन द होम कंट्री as they invest money in their own business and thereby boost development and employment in the country। ठीक है, तो बाहर का व्यक्ति पैसे भेजेगा तो उसको घर वाले इस्तेमाल करेंगे, अच्छे एजुकेशन वगैरह बच्चों को दी जाएगी और किसी और
काम में भी लगाया जा सकता है। माइग्रेंट्स क्या कर सकते हैं? कैन लर्न न्यू स्किल एंड एक्सपर्टाइज फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। किसी विकसित देश में वो काम करने के लिए गए हैं तो वहां काम करने का तौर तरीका देख सकते हैं, मशीन्स वगैरह ऑपरेट करना सीख सकते हैं, और क्या कुछ कितने सरल तरीके से किया जा सकता है ये सारी तकनीक सीख सकते हैं। तो द नॉलेज दे एक्वायर कैन हेल्प द होम कंट्री व्हेन दे रिटर्न। तो जब वो वहां से काम करके वापस आते हैं तो फिर वो सारे नॉलेज वो शेयर करते हैं अपनी होम कंट्री के साथ, और शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि होम कंट्री में भी विकास आएगा। निगेटिव तो ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट होते हैं। शॉर्टेज होता है किसका? स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पीपल का इन द होम कंट्री। ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, होनहार हैं, उनकी कमी हो जाएगी, वो टॉप लेवल वाले तो चले गए। लॉस ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। अब जो लोग पैसे वैसे लगाते हैं, कैपिटल वगैरह लगाते, पूंजी वगैरह लगाते, तो भाई वो लोग भी चले गए। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है। एज द हाईली एजुकेटेड पीपल लीव होम कंट्री, खुद का देश छोड़ के चले गए, दे बिकम एन एसेट, संपत्ति बन जाते हैं दूसरे देश के लिए। ये बहुत बड़ा लॉस है किसके लिए? होम कंट्री के लिए। जाना चाहिए, माइग्रेशन जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड पीपल वगैरह, बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले लोग हैं जो देश को किसी और स्तर पे लेके जा सकते हैं, इनका जाना अच्छा नहीं है। लॉस ऑफ क्रिटिकल हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, तो ये सारी चीजें भी, इसका भी लॉस होता है। तो ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो ये नंबर है हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर का जाने का, माइग्रेट करने का दूसरे देश को, ये कम हो जाए। तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है भाई? तो गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट enough facilities for the highly trained and educated person in their homeland। अपने ही देश के अंदर जो दूसरे देश में सेवाएं वगैरह मिल रही हैं, वो चीजें अपने देश के अंदर इन लोगों के लिए मुहैया कराई जाए। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द हाईली स्किल्ड पीपल हाई सैलरी, अच्छी वेतन दी जाए, इतनी वेतन दी जाए कि भाई वो मजबूर हो जाए कि नहीं भाई थोड़ा कम ही मिल रहा है तो क्या, कम से कम लेकिन अपने ही देश में रह जाते हैं। एंड अदर फैसिलिटीज दे एंजॉय इन फॉरेन कंट्रीज, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो दूसरी चीजें हैं जो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या करें? ये लोगों को इसी अपने देश के अंदर दे दी जाए। तो इस तरह से सरकार अगर कुछ ऐसे कदम उठाती है तो इनको, इनका जो नंबर है जो इतने ज्यादा जाते हैं, थोड़े कम जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।